हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आरपीएससी एसीएफ की टेस्ट सीरीज़ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो जाके ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं हम मीन वैल्यू थ्योरम रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। ये टॉपिक ऐड किया हुआ है जो कि मोस्टली कैलकुलस का पार्ट होता है। देखो, मीन वैल्यू जो थ्योरम होती है ना, वो दो दो होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट होती है रोल्स थ्योरम, पढ़ रखा होगा वैसे सब लोगों ने, ईजी है। और एक होती है लैग्रांज थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम। ठीक है ना। सबसे पहले पढ़ते हैं हम रोल थ्योरम क्या होती है। देखो, रोल थ्योरम जो होती है ना, उसमें क्या है इसका स्टेटमेंट। देखो, इफ अ फंक्शन कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है ना, इज सच दैट, वो इस तरीके से है कि इज सच दैट, ये जो एफ एक्स है अगर कोई फंक्शन गिवन हो तो इस तरीके से है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल, इन क्लोज इंटरवल में। कहाँ से कहाँ तक? ए से लेके बी तक। ठीक है। एंड सेकंड चीज क्या, एफ डैश एक्स जो है इसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है ना। और किस पॉइंट के लिए? फॉर एवरी पॉइंट इन ओपन इंटरवल, इन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या हो जाएगा इसका? ए से लेके बी तक, यानी ए और बी को क्या करना है? इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है। थर्ड क्या? एंड थर्ड है एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन इस तरीके से है जिसमें एफ एक्स कंटिन्यूस हो क्लोज इंटरवल में, एफ डैश एक्स जो है वो एग्जिट करे, और किस में? ओपन इंटरवल में, और एफ ए इक्वल टू एफ बी हो, तब देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स। कितनी भी हो सकती है, लेकिन एक वैल्यू एक्स की ऐसी होगी, कम से कम एक वैल्यू एक्स की ऐसी होगी, और वो मान के चलो क्या है? से सी, वो है सी। वो क्या है? सी। कोई ना कोई एक्स की एक ऐसी वैल्यू होगी कम से कम, अगर वो सी है तो वो इस तरीके से होगी जो कि लाई करेगी ए से बी के बीच में। कहाँ लाई करेगी? ए से बी के बीच में। एंड सच दैट, और क्या होगी? एफ डैश सी जिसमें होगा ज़ीरो होगा। ये होती है रोल्स थ्योरम। अब इस पर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, थ्योरम को भी पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रोल्स थ्योरम होती क्या है, स्टेटमेंट ये। अब देखो इसका फिजिकल मीनिंग क्या है। हालांकि कोई काम का नहीं है फिजिकल मीनिंग, लेकिन पता तो होना चाहिए ना भाई, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, कि रोल्स थ्योरम है क्या है। देखो, समझने के लिए याद रखना, रोल्स थ्योरम जो होती है ना वो असर्ट्स करती है, ये आपको बताती है कि कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा ए और बी के बीच में कि जिस पर टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो वो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस की में। बात समझ में ही मैं क्या कह रहा हूँ? वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप उसके डेरिवेटिव को जीरो कर रहे हो, डी वाई बाई डी एक्स को जीरो कर रहे हो। डी वाई बाई, कभी भी किसी का स्लोप निकालते हो, आपने निकाला है, किया है ना क्वेश्चन 3D 2D में, तो जब भी हम क्या करते हैं स्लोप ही तो फाइंड करते हैं। किसी का उसने बोल दिया कि भाई इस पॉइंट पर क्या है, ये इसकी स्लोप ये है, तो स्लोप के लिए क्या करते हैं? डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, है ना। तो एक तरीके से उस पॉइंट पर क्या होती है? वो टेंजेंट होती है। देखो किस तरीके से होती है, ये ऐसे देख लो आप। अगर मैं इस तरीके से ये बताऊँ, देखो कोई ए से बी तक, ये ए है, ये बी है, तो इस ए से बी के बीच में एक पॉइंट ये इस तरीके से होगा कि जिस पे टेंजेंट जो होगी ना वो क्या होगी? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। यही बताता है रोल्स थ्योरम। और ज़रूरी नहीं है एक पॉइंट तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये क्या असर्ट करता है? ये बताता है एट लीस्ट ओनली एक, कम से कम एक तो होगा ही होगा। ठीक है ना। देखो इस तरीके से हो जाए तो यहाँ पर भी हो सकता है, ये मैं ए ले लूँ, ये बी ले लूँ, तो यहाँ पर भी एक्सेस के पैरेलल में है, यहाँ पर भी एक्स एक्सिस के पैरेलल में है। बोलो,
तो इस तरीके से रोल्स थ्योरम का ये फिजिकल मीनिंग है। अब चलो क्वेश्चन करते हैं जो अपना मेन काम है। देखो दोस्तों, अब एक क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है, इन इंटरवल है 0 से π/2, वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम का एंड फाइंड करना है सी की वैल्यू। ठीक है ना। सबसे पहले क्या लिखोगे कि देखो एफ एक्स जो है से चेक करना है कंटिन्यूस है क्या, रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना ना कि ये फंक्शन जो है वो रोल्स थ्योरम के लिए एप्लीकेबल है या नहीं, ये देखना है मतलब। तो एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस है या नहीं बताओ। देखो साइन एक्स का जो ग्राफ है कैसे आता है, इस तरीके से कंटिन्यूस है, कॉस एक्स और 0 से π/2 में भी देखना है, लिमिट भी कंडीशन में दे दी, मतलब 0 से π/2 के लिए। तो कॉस एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ ये होता है, ठीक है ना, 0 से पाई के लिए, π/2 पर वैल्यू ये होती है। इसके बाद मैं कह दूँ कि कॉस का क्या होता है, कॉस का इस तरीके से होता है, यानी देखो वैल्यू क्या है, मतलब कंटिन्यूस है। ठीक है, एफ एक्स कंटिन्यूस हो गया। बी सेकंड क्या होना चाहिए, एफ एक्स जो है अब कंटिन्यूस कहाँ पर है, 0 से π/2 में। ठीक है, एफ एक्स जो है डेरिवेटिव है कि नहीं, डेरिवल है कि नहीं है, डेरिएबल, तो डेरिवल है कि नहीं है इन 0 से π/2, यहीं से तो देखना है। तो देखो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, और 0 से π/2 में फिक्स वैल्यू भी मिल रही है, तो डेरिवल भी है ये, डेरिवेबल भी है ये। ठीक है, इसके बाद सी क्या करना है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी है। एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 0 प्लस कॉस ऑफ 0, क्या मिल जाएगा, साइन 0 0 कॉस 0 1, और एफ ऑफ π/2 निकाल लो, तो साइन ऑफ π/2 एंड कॉस ऑफ π/2, π/2 पर वैल्यू 0, साइन π/2 1, यानी कि कह सकता हूँ एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ π/2। देखो जैसे ही रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल हुई इस फंक्शन के लिए, पहला आंसर तो ये हो गया कि भाई इसके लिए वैलिड है बिल्कुल। ठीक है, दूसरा क्या फाइंड करना सीखो, तो ऑब्वियसली बात ये होगी कि 0 से π/2 के बीच में एक वैल्यू सी जरूर होगी कोई ना कोई, जिसके लिए एफ डैश जो सी होगा वो 0 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। अब आपको एफ डैश एक्स निकाल लो, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, साइन का क्या हो गया, कॉस एक्स, ये एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, साइन का कॉस एक्स, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, तो साइन एक्स हो गया कॉस एक्स, और कॉस एक्स हो गया माइनस का साइन एक्स। ठीक है ना। जब एफ डैश एक्स ये मिल रहा है, तो एफ डैश सी कितना हो जाएगा, एफ डैश सी जगह कॉस 0 हो जाएगा, सॉरी कॉस सी हो जाएगा एक्स की जगह सी, माइनस साइन सी, और इसको क्या कर देना है, 0 कर देना है। ठीक है, अब कॉस सी इक्वल टू क्या हो गया, माइनस साइन सी हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ साइन सी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ यहाँ से मैं, साइन सी इक्वल टू कॉस सी हो गया। बोलो साइन सी इक्वल टू कॉस सी होगा, तो मैं इसको कॉस में चेंज करूँगा, क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ सी को चेंज करूँगा तो हो जाएगा π/2 माइनस सी हो जाएगा, और ये कॉस सी है ही है ना। तो सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखो सी इधर चला जाएगा, मतलब π/2 माइनस के सी इक्वल टू सी, तो सी प्लस सी कितना हो गया 2c, और सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ से π/4 मिल जाएगी, सिंपल। π/2 माइनस के सी इक्वल टू सी, माइनस सी इधर जाएगा तो 2c, तो π/4 क्या मिल गया भैया, सी π/4 मिल गया। क्लियर। तो हैंस वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज एप्लीकेबल फॉर द रोल्स थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड एंड सी इक्वल टू माइनस π/4 आंसर। तो देखो इस तरीके से रोल थ्योरम के क्वेश्चन किए जाते हैं। आई थिंक ये रोल थ्योरम आपको कंप्लीट हुई होगी। ठीक है ना, इस पर आप जितने चाहे प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस की। तो इसमें बस यही फंडा है कि इसमें सी की वैल्यू निकालने के लिए आपसे पूछा जाएगा, तो सी की वैल्यू निकाल सकते हो, और कोई फंक्शन दे दिया तो उसमें रोल थ्योरम को देखना पड़ेगा। तो 3 कंडीशन को याद रखना और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट जो थ्योरम है वो है लैग्रांज थ्योरम। अब देखो भाई लैग्रांज थ्योरम क्या होती है, इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज सच दैट, अगर एक फंक्शन एफ एक्स इज सच दैट कुछ इस तरीके से है क्या, कि फर्स्ट क्या, कि ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है। ठीक है ना, कहाँ पर, इन क्लोज्ड इंटरवल, इन क्लोज्ड इंटरवल, यानी कि कहाँ से कहाँ तक, ए से बी के बीच में। ठीक है, सेकंड क्या, अगर वही फंक्शन डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल। ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी के बीच में, इस तरीके से है ना। तो उसके बाद में जैसे अब यहाँ एफ बी इक्वल टू एफ, वो जो था वो पहले लगता था वो नहीं लगेगा, एफ बी इक्वल टू एफ है, तो क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी, एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स से सी, अगर वो की वैल्यू क्या है सी, सच दैट अगर
कोई वैल्यू अगर है, एक फिक्स वैल्यू है और वो क्या है सी है, तो वो किस तरीके से है, सच दैट उसकी जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ के बीच में होगी, ए से बी के बीच में होगी, इस तरीके से, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में एफ डैश जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। बोलो कोई दिक्कत, यानी लैग्रांज थ्योरम में ये बोलती है सिर्फ कि रोल्स थ्योरम बोलती थी एफ डैश सी इक्वल टू 0, और लैग्रांज थ्योरम बोलती है कि कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तब एक सी लाई करेगा, और उस सी के लिए एफ डैश सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। अब देखो दोस्तों लैग्रांज थ्योरम पे एक क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 दिया हुआ है, इन इंटरवल 4,6 दिया हुआ है, एंड वेरीफाई करना है लैग्रांज थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं, और फाइंड करना है सी की वैल्यू। ठीक है, सबसे पहली चीज़ होती है कि एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस है या नहीं, है नहीं, तो कंटिन्यूस है 4 से 6 में, क्योंकि पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का ग्राफ आपको आना चाहिए। ठीक है, बी ऑब्वियस ही बात है, देखो कंटिन्यूस का और नहीं कंटिन्यूस वगैरह है ना, इन सब के ग्राफ आपको बस ये है कि उनकी जो जनरल फॉर्म होती है ना, उनके ग्राफ आने चाहिए आपको। जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो वाई स्क्वायर एक तरीके से देखो पता लग जाएगा आपको कि कहाँ कंटिन्यू, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना पता लग जाएगा। इसका ग्राफ बना के देखना, आपको पता लग जाएगा कि पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर आपको आता है तो आप एक ही बार में देखते ही बता दोगे कंटिन्यूस होता है। ठीक है, दूसरा डिफरेंशिएबल है या नहीं, एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल है या नहीं, चेक नहीं करना, बस देखते ही पता लग जाएगा फंक्शन को। देखो डिफरेंशियल मेरे को दिख रहा है कि ये डिफरेंशिएबल है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है ना। डिफरेंशिएबल है या नहीं है, कहाँ से कहाँ तक, 4 से 6 तक है, और ये क्लोज इंटरवल में है कंटिन्यूस, ठीक है ना। तब इस कंडीशन में क्या होता है, एफ डैश जो सी होता है वो क्या हो जाता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए होता है, ठीक है ना, यही तो होता है। अब देखो देखो सबसे पहले निकालते हैं एफ ऑफ बी, तो एफ ऑफ बी क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या दिया हुआ है, ये रहा, तो एफ ऑफ बी यानी एफ ऑफ बी यानी ए हो जाएगा 4 एंड बी हो जाएगा 6, ठीक है ना। तो सबसे पहले बी निकाल लो, बी निकाल लो, ए निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, ए निकाल लेते, तो एफ ऑफ 6 निकाल लेते हैं पहले। सबसे पहले 6 के लिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में रख दो, ठीक है ना, इस फंक्शन में वैल्यू रख दो, तो देखो 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 प्लस 3 कितना मिल जाएगा, 36 प्लस 12 और प्लस 3, 36 प्लस 12 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 51। इसका एफ ऑफ 4 निकाल लो, कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, 16 प्लस 8 24, और 24 प्लस 3 कितना हो गया, 27 मिल जाएगा यहाँ से। अब वैल्यू आप रख लो यहाँ पे, एफ डैश सी कितना हो जाएगा, एफ डैश सी हो जाएगा यहाँ से वैल्यू रखने पे एफ ऑफ बी यानी कि 51 माइनस 27 अपॉन बी माइनस ए, बी माइनस ए मतलब 6 माइनस 4 कितना हो गया 2, यानी क्या मिलेगा यहाँ से 4 और 2 अपॉन 2 यानी कि 12 मिल गया, 12। अब देख लो एफ डैश सी, अब चाहिए मेरे को एफ डैश सी की वैल्यू, देखो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा, इसका क्या कर देना, डिफरेंशिएट कर दो इसको फंक्शन को सिंपली, क्या हो जाएगा 2x प्लस 2, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा यहाँ से 2c प्लस 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत, 2c प्लस 2 हो जाएगा, तो एफ डैश सी हो गया 2c प्लस 2, 2c प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया 12 हो गया, तो यहाँ से 2c कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा, तो c कितना मिल जाएगा यहाँ से 5। तो पहली बात तो ये होगी लैग्रांज जो थ्योरम है वो इस पर एप्लीकेबल है, बिल्कुल है, वेरीफाइड कर रहा है इसको, एंड जो सी की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी इस फॉर्मूले को लगा के। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई, क्वेश्चन करने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए और थ्योरम को याद होना चाहिए थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए। आई थिंक दोस्तों ये क्लियर हुआ होगा आपको। इसके बाद में दोस्तों देखो एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इसको याद रखना, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सब देखो अगर एफ डैश एक्स, ठीक है, अगर एफ डैश एक्स अगर निकालो आप, अगर वो नेगेटिव है, अगर वो क्या है निगेटिव है इन ए से बी के बीच में, ठीक है ना, तब उस केस में जो एफ एक्स होगा ना दोस्तों वो क्या होगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा वो, ठीक है ना, इन क्लोज इंटरवल में बी में। पहली चीज़ तो ये है, अगर एफ डैश एक्स अगर आपको पॉजिटिव मिल जाता है किसमें, ए से बी के बीच में, ठीक है ना,
तब एफ एक्स जो होगा ना दोस्तों वो मोनोटोनिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में। तो बस ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर नेगेटिव हो तो डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर पॉजिटिव हो तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। आई होप दोस्तों कि ये मीन वैल्यू थ्योरम का जो कंसेप्ट है वो आपको, इसके बाद में देखो दोस्तों एक रह गया था आर्गेंट प्लेन है ना। ये एक्चुअली मैं बता चुका हूँ लेकिन ये टॉपिक मैं नहीं बताया था, तो बस एक बार यहाँ बता देता हूँ। आर्गेंट प्लेन क्या होता है कि इमेजिनरी जो नंबर होता है उसको ग्राफिकली जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो होता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होता है किसी भी इमेजिनरी नंबर को, वो होता है आर्गेंट प्लेन, जहाँ किया जाता है वो इस तरीके से होता है जैसे मैंने आपको बताया था। अगर मैं कहूँ एक्स प्लस आयोटा वाई के लिए, देखो ये हो जाएगा एक्स के लिए, ये हो जाएगा वाई के लिए इमेजिनरी नंबर के लिए, ये हो जाएगा जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, है ना, इसको शो करने के लिए, और ये हो जाएगा आर, और आर इक्वल टू होता है मॉड जेड इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो जाएगा तुम्हारा आर्गूमेंट। क्लियर। और भी जाओ आगे जाना चाहोगे तो दिस इज एक्स, एक्स इक्वल टू दिस आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। क्लियर। जिसके साथ थीटा उसका साथ कॉस, जिसके साथ थीटा नहीं है उसके साथ साइन थीटा। क्लियर। तो ये होता है आर्गेंट प्लेन। और इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके काम आएंगे एनालिसिस। अब देखो दोस्तों इंपॉर्टेंट फार्मूले बता रहा हूँ जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे काम में आएंगे, है ना। तो एक ही जगह बता रहा हूँ, इनको याद कर लेना, ये बहुत काम के हैं। कुछ मैंने बता भी रखे हैं तो उनको भी एक बार देख ही लेना। देखो ई की पावर आयोटा वाई जो होता है वो होता है कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई, ठीक है। ई की पावर माइनस आयोटा वाई क्या हो गया, कॉस वाई माइनस आयोटा ऑफ साइन वाई, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ऐड करने से क्या मिल जाएगा मेरे को, सेकंड रिजल्ट है ना, थर्ड। इन दोनों को ऐड किया तो ऐड करने से क्या मिलेगा, ये कैंसिल हो गया, है ना। तो कॉस वाई की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, कॉस वाई क्या मिलेगा यहाँ से, ई की पावर आयोटा वाई प्लस ऑफ ई की पावर माइनस आयोटा वाई, ठीक है ना, अपॉन 2, इन दोनों को ऐड करने से, ठीक है। फोर्थ, अगर मैं माइनस कर दूँ तो दोनों को, इन दोनों को माइनस कर दूँ तो मिल जाएगा साइन वाई क्या मिल जाएगा, वो माइनस करने से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, लेकिन डिवाइड क्या होगा, 2 आयोटा साइन वाई मिल जाएगा। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको यहाँ से, ई की पावर आयोटा वाई माइनस ई की पावर ऑफ माइनस आयोटा वाई अपॉन 2 आयोटा। तो ये क्या हो गया, साइन वाई का फॉर्मूला हो गया। फिफ्थ, साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है, ये हाइपरबोलिक में फॉर्मूला। 6, ई कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ई की पावर एक्स प्लस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 हो गया। एक चीज़ याद रखना कि जैसे साइन ऑफ हाइपरबोलिक 0, इसकी वैल्यू क्या होती है 0, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 0 इसकी वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है, और टेन ऑफ हाइपरबोलिक 0 इसकी वैल्यू क्या होती है, ये काम आने वाली चीज़ें सब 0, ठीक। 8th रिजल्ट याद रखना, देखो साइन ऑफ आयोटा एक्स, ये जो होता है साइन ऑफ आयोटा एक्स ये किसके इक्वल होता है, आयोटा ऑफ साइन हाइपरबोला एक्स, ठीक। 9th, कॉस ऑफ आयोटा एक्स ये किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ आयोटा एक्स होता है कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स के। 10th, टेन ऑफ आयोटा एक्स, टेन ऑफ आयोटा एक्स किसके इक्वल हो गया, आयोटा ऑफ टेन हाइपरबोलिक एक्स। 11th क्या हो गया, साइन ऑफ हाइपरबोलिक आयोटा एक्स, साइन ऑफ हाइपरबोला आयोटा एक्स क्या हो जाता है, आयोटा ऑफ साइन एक्स, ठीक है। इसके बाद 12th, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन है कॉस ऑफ हाइपरबोलिक आयोटा एक्स, तो इसका जो हो जाता है वो हो जाता है कॉस एक्स, ठीक है। 13, टेन ऑफ हाइपरबोला आयोटा एक्स, इसका हो जाएगा तुम्हारा आयोटा ऑफ टेन एक्स। कोई दिक्कत। और जितने भी ये फॉर्मूले आए ना ये आते हैं किसको रखने पर, अगर इनका डेरिवेशन मैं करवाऊँ आपको तो ये आते हैं थीटा इक्वल टू आयोटा एक्स रखने पर, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे किसके रखने के आते हैं, थीटा इक्वल टू आयोटा एक्स रखने पर आते हैं, ये 10 यहाँ से 10 से लेकर 13 तक, है ना।
सॉरी 8 से लेकर 13 तक। तो एक चीज़ यहाँ से बन जाएगी, अगर मैं कहूँ ई की पावर आयोटा थीटा, क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोटा इंटू थीटा की जगह आयोटा एक्स, ठीक है ना। आयोटा स्क्वायर कितना हो गया -1, तो ई की पावर -x, ठीक है। तो देखो दोस्तों, जितना हो सकता था कॉम्प्लेक्स फंक्शन में जो भी इंपॉर्टेंट बन सकता था मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, क्योंकि इसके बाहर जितना मैंने बताया दिया ना, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी है, लेकिन इससे बाहर कंसेप्ट जाने वाला है नहीं। जितना इंपॉर्टेंट हो सकता था मैंने आपको बता दिया है। एंड आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि जहाँ तक हो सकता है मेरे को कवर करना है सिलेबस, है ना। तो अपनी प्रैक्टिस करना अपने आप से। एंड इसके बाद में कल से आपको मिल जाएगी इसकी कंप्लीट पीडीएफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है वो डायरेक्ट पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद में सीधे लेक्चर देखते चलना और अपना काम करते चलना, जिससे कि जल्दी से जल्दी हो सके, ठीक है। और कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना दोस्तों मेरे से, और अपनी पढ़ाई को बूस्टअप रखना, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करो। और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।